राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है और सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका पहला पार्ट है राजस्थान के इतिहास एक परिचय, और ये अंतिम वीडियो है, पार्ट 13, लास्ट पार्ट है। इससे पहले 12 पार्ट्स चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन पर मिल जाएंगे। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश, बूंदी, जयपुर व जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, हुरडा सम्मेलन, तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद। तो यहाँ हम इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 13, और इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे 13वें पार्ट में मराठों का राजस्थान में प्रवेश, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, हुरडा सम्मेलन, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, तुंगा का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद और जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। इनके बारे में यहाँ डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो डिटेल से अध्ययन करने से पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि इन सब के बारे में मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। पहला फैक्ट है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लगा था। राजस्थान में पारस्परिक गृह कले के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे। वो 3 केंद्र थे बूंदी, जयपुर और जोधपुर। यानी कि बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष और जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। नेक्स्ट देखिए, 1727 ईस्वी तक बुद्ध सिंह, ये बूंदी का शासक था, और जय सिंह, ये जयपुर नरेश था। इनके बीच घनिष्ठ संबंध थे। 1727 ईस्वी तक बूंदी राजा बुद्ध सिंह और जयपुर नरेश जय सिंह के बीच घनिष्ठ संबंध थे। सालिम सिंह का द्वितीय पुत्र दलेल सिंह 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा था। ये भी अच्छा फैक्ट है। सालिम सिंह का द्वितीय पुत्र था दलेल सिंह, ये 1730 ईस्वी में बूंदी का शासक बना था। 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी थी। यानी कि मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने जो बूंदी पर चढ़ाई की थी वो 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, 16 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हुरडा सम्मेलन जो कि 16 जुलाई 1734 ईस्वी में शुरू हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला फैक्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन में सवाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा फैक्ट है। यानी हुरडा सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, उसमें जो सम्मिलित हुए थे शासक वो कौन कौन थे? देखो, जय सिंह, सवाई जय सिंह जयपुर से, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह, ये आदि छोटे बड़े नरेश इस हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये जो हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, इसके बाद 17 जुलाई 1734 ईस्वी को इसमें सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमार बाई से विवाह किया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। सवाई जय सिंह ने 1708 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री से विवाह किया था। उस पुत्री का नाम था चंद्र कुमार बाई। नेक्स्ट फैक्ट, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ था ईश्वरी सिंह वो माधो सिंह के बीच हुआ था। ईश्वरी सिंह ये जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर का पुत्र था,
और माधो सिंह की हम बात करें तो जय सिंह की चंद्र कुंवर रानी का पुत्र था। यानी जयपुर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, आपको फैक्ट याद रखना है, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। ईश्वरी सिंह ये जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर का पुत्र था और माधो सिंह ये जय सिंह की चंद्र कुंवर रानी का पुत्र था। राजमहल नामक स्थान पर 1 मार्च 1747 ईस्वी को एक भीषण युद्ध हुआ था। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी को। बगरू का युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1748 ईस्वी में हुआ था। ये मराठों और ईश्वर सिंह के मध्य हुआ था। यह आपको फैक्ट याद रखना है, मराठों व ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ था बगरू का युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी में। 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अच्छा फैक्ट है, 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। मैंने भी आपको ईश्वरी सिंह के बारे में बताया था, जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर का पुत्र था। अब देखिए तूंगा का युद्ध। तूंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हुआ था। ये आपको डेट याद रखनी है। तूंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो ये मराठों यानी महाजी सिंधिया और राठौड़ कछवाहा गठबंधन के बीच हुआ था। तो राठौड़ कछवाहा गठबंधन के बीच हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा राठौड़ कछवाहा गठबंधन क्या था। देखिए, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, शिवपुर और करौली के शासक, उनका गठबंधन था। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन का युद्ध हुआ था और इसमें मराठा सेना विजयी रही थी। तो पाटन का युद्ध ये हुआ था 20 जून 1790 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी विवाद, इसके बारे में डिटेल से तो आगे पढ़ेंगे हम। तो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था जगत सिंह और मान सिंह के बीच। जगत सिंह ये जयपुर शासक था और मान सिंह यह जोधपुर शासक था। इन दोनों के बीच हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद और कृष्णा कुमार की हत्या हुई थी 21 जुलाई 1810 ईस्वी को। किसने की थी, इसके बारे में डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। अब डिटेल से अध्ययन करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई और इसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया था। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। ये भी आपको याद रखना है। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष पहला पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसकी राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले और बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। यानी कि बूंदी का राजा बुद्ध सिंह ये जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक दूसरे के दोनों विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन यानी कछवाही रानी से घृणा करने लगा और अपनी चूंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जयसिंह की बहन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्ध सिंह ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और उसका नाम था भवानी सिंह। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया और इसका मौका मिला उसको। देखिए, जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारण से अपनी राजधानी से दूर गए हुए थे तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया था। इसका फायदा जयसिंह ने उठाया। जब बूंदी नरेश बुद्ध सिंह राज्य से बाहर गए हुए थे तो उसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के दूसरे पुत्र दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया था 1730 ईस्वी में। जयसिंह की इस
कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया था। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। जयसिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। तो भवानी सिंह की हत्या करवाई थी किसने? जयसिंह ने। किस लिए करवाई थी? दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए। और यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इस घटना ने कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया था और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, कछवाई रानी ने। और मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे, तो उनको यह अवसर प्राप्त हुआ। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। बूंदी पर चढ़ाई की 18 अप्रैल 1734 ईस्वी में, और यह किसके नेतृत्व में की गई? मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। ये भी डेट याद रखें, 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया था। और बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह कौन था? यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। और इस समय बुद्ध सिंह अफीम और शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया। कछवाई रानी ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधी और उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह ये दलेल सिंह का बड़ा भाई था। उम्मेद सिंह छोटा था, प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था, तो उसे वहाँ का शासन कार्य सौंपा गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुडा सम्मेलन। देखिए, हुडा सम्मेलन मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, कि समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने का आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। सवाई जयसिंह ने क्या किया कि मराठे यहाँ पर धीरे धीरे अपना अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, तो उनका सामना कैसे करें, इसके लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को इकट्ठा किया हुडा में। तो हुडा सम्मेलन किया गया 16 जुलाई 1734 ईस्वी में। एक पूर्व निश्चित स्थान हुडा में सम्मेलन आरंभ हुआ। सम्मेलन शुरू हुआ था 16 जुलाई 1734 में, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ये भी याद रखें, हुडा सम्मेलन जो कि शुरू हुआ था 16 जुलाई 1734 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का बेर सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हुडा सम्मेलन का जो समझौता आखिर में समाप्त हुआ 17 जुलाई 1734 में, और इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। अब इस हुडा सम्मेलन जो आयोजित है उसका जो समझौता हुआ था, इस समझौते में क्या क्या शर्तें रखी गई? देखो, पहली शर्त क्या थी कि सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। दूसरी शर्त इसमें रखी गई, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तीसरा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, और जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। रामपुरा में ध्यान रखें। और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा, उपस्थित नहीं हो सकेगा, तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा, यानी कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर पहुंचेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी भी धरातल पर नहीं उतर सकी। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उन्हें एकजुटता स्थापित होने में परेशानियां पैदा हुई, और इस प्रकार हुडा सम्मेलन एक असफल प्रयास साबित हुआ। इसके बाद अध्ययन करेंगे जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय
द्वितीय की पुत्री चंद्रकुमार बाई से विवाह किया था। किसने किया था? सवाई जय सिंह ने 1708 ईस्वी में। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुमार बाई, उससे विवाह किया था। विवाह से पहले जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इकरारनामा क्या था? यह था कि जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमार बाई से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वे छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठने की बात कही गई थी। तो ये इकरारनामा किया गया था कि मेवाड़ की राजकुमारी का जो पुत्र होगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और जयपुर के राज सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकारी होगा। और तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमार से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अब देखिए विकट समस्या कहाँ पर उत्पन्न हुई। 1722 में जयसिंह की खींची रानी थी सूरज कंवर, उससे उत्पन्न पुत्र हुआ जिसका नाम था ईश्वरी सिंह 1722 में। और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमार से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था माधो सिंह। अब चूंकि जयसिंह ने इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे कि चंद्रकुमार बाई से उत्पन्न पुत्र चाहे छोटा क्यों ना हो राज सिंहासन पर बैठेगा, तो यह उत्तराधिकारी कौन हुआ? माधो सिंह। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष निश्चित हो गया। ठीक है, आगे देखिए। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ गया। किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा कर दिया, क्योंकि इकरारनामा किया गया था 1708 ईस्वी में, जो कि माधो सिंह के पक्ष में किया गया था। उसने दावा कर दिया और इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। दोनों पक्षों ने कोशिश की कि हम मराठों की सहायता प्राप्त करें। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। माधो सिंह ने किसकी सहायता प्राप्त की? मल्हार राव होलकर की, और इसके बदले में उसने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन भी दिया। किसको? मल्हार राव होलकर को। और उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। ईश्वरी सिंह ने किससे सहायता प्राप्त की? राणोजी सिंधिया से। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को पराजित कर खदेड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने हेतु भेज दिया। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वर सिंह जीत गया। तो राजमहल का युद्ध भी इसे बोलते हैं और यह हुआ था 1 मार्च 1747 ईस्वी में। आगे देखिए। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह यानी मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपए देने का लालच दिया गया तथा ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ दिया और वो माधो सिंह के पक्ष में चला गया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। कहाँ पर? बगरू नामक स्थान पर किसकी मुठभेड़ हुई थी? मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है। जाट शासक सूरजमल भरतपुर का था और इसने ईश्वरी सिंह का साथ दिया था, ठीक है, और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने को विवश होना पड़ा। इसके बाद देखिए बगरू का युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी में। इसके बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। वादा तो कर दिया लेकिन रुपये नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को ये सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम ही नहीं थी, ठीक है। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर
सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी इस विवाद के कारण, इस परेशानी के कारण 13 दिसंबर 1750 ईस्वी में, और स्वयं राजनीतिक जंजालों से मुक्त हो गया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली तो होलकर ने क्या किया, माधो सिंह को बुलाया और उसे जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। कौन सा अवसर? इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। 10 जनवरी 1751 की घटना है ये। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। राजस्थान की राजनीति में मराठा और राजपूत संघर्ष की एक नई जो उलझन शुरू हुई थी 10 जनवरी 1751 में हुई थी, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी एक घातक सिद्ध हुई। ठीक है, आगे अध्ययन करेंगे। अब अध्ययन करेंगे तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटपाट मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति प्रयास कर रहा था। यानी तत्कालीन शासक था प्रताप सिंह और वे इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराज विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर और करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। तो इनके अतिरिक्त महाजी का साथ ही मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों यानी कि महाजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन, जो मैंने आपको बताया, महाराजा विजय सिंह, शिवपुर करौली के शासक और महाजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी, इनका संगठन था राठौड़ कछवा संगठन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था तुंगा के पास। ये तुंगा स्थान है लालसोट के पास। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। महाजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। आगे देखिए, तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों का अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों और राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन का युद्ध हुआ। एक युद्ध फिर हुआ 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध मराठों और राजपूतों के बीच, जिसमें मराठी सेना को निर्णायक विजय मिली, यानी मराठी सेना जीत गई और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुणे मराठों से युद्ध किया। फिर युद्ध किया प्रताप सिंह ने 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को कहाँ पर? मालपुरा में। किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी, यानी कि पराजित हुआ प्रताप सिंह और जयपुर राज्य को पुणे मराठों से संधि करनी पड़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृष्णा कुमारी विवाद। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये बहुत अच्छा टॉपिक बन रहा है यहाँ पर। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य। ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए, कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। पहली बात, कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। अब ध्यान से सुनिए, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और इसकी सगाई तय कर दी गई थी मारवाड़ के शासक भीम सिंह से। किंतु विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह से शादी तय कर दी गई थी, सगाई तय कर दी गई थी, लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। उसने देखा कि भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो इसके पिता ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता तय कर दिया जयपुर के शासक जगत सिंह के। जैसे रिश्ता तय हुआ तो इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय कर लिया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हो गया। ध्यान से सुने, मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए
अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। या तो कृष्णा कुमारी की शादी जोधपुर शासक मान सिंह से कर दी जाए या कृष्णा कुमारी की हत्या कर दी जाए, किसी भी तरह जयपुर के शासक से इसकी शादी नहीं की जाए, यह प्रस्ताव रखा। और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को जाने की धमकी भी दी गई। अंत में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था और मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, उसने क्या किया, 21 जुलाई 1810 ईस्वी में अपनी पुत्री को जहर पिलाकर मृत्युदंड दे दिया। 21 जुलाई 1810 को जहर पिलाकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की यह हत्या मेवाड़ के भीम सिंह को नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक धब्बा थी। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का ये सबसे काला अध्याय था। यहाँ भी अच्छा प्रश्न बनता है। तो स्वयं भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर दे दिया था 21 जुलाई 1810 को और उसकी हत्या कर दी थी। आगे देखिए, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वे कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। यहाँ ध्यान से सुनिए, जोधपुर का महाराजा अभय सिंह का भाई था बख्त सिंह, वो अभय सिंह को गद्दी से हटाना चाहता था और बख्त सिंह स्वयं शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद, अभय सिंह की मृत्यु हुई लेकिन बख्त सिंह अभय सिंह को हटाना चाहता था, स्वयं राजा बनना चाहता था। लेकिन जब जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। नवंबर 1750 में बख्त सिंह ने राम सिंह को पराजित कर उसे जोधपुर की गद्दी से हटा दिया। राम सिंह भागकर जयपुर आ गया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर ली और मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। आगे देखिए, 21 सितंबर 1752 ईस्वी को बख्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। बख्त सिंह की मृत्यु हो गई 21 सितंबर 1752 को। उसके बाद उसका पुत्र बैठ गया विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास पहले कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। किसने? रघुनाथ राव ने। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह पराजित होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। पराजित हो गया, नागौर भाग गया, नागौर दुर्ग में उसने शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था और वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 ईस्वी में इनके बीच संधि हुई थी और इस संधि की शर्तें आपको याद रखनी क्या थी। देखिए, अजमेर और गढ़ बीठली यानी तारागढ़ का जो किला है मराठों के अधिकार में रहेंगे, पहली शर्त। दूसरी, जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांभर, मारोठ, सोजत, परबत्सर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। तीसरी शर्त, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख रुपए पहले साल और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। चौथी शर्त थी, राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया और 5वीं शर्त थी, जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। छठी शर्त, राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। ये अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है। बीकानेर और जैसलमेर ऐसे 2 राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया और आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी थी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट जल्दी शुरू करेंगे। धन्यवाद।